राधा माथुर के खिलाफ रिपोर्ट लिखानी है। क्या हुआ? हम अखबार बांटने का काम करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब हम अखबार डालने आज उसके घर गए तो उसने हमें बुला के बहुत मारा साहब। क्या कर रही हैं आप? साहब एकदम पागल हो रहे थे। ये तो अच्छा हुआ कि घर वाले हमें आके बचा ली, नहीं तो वो आज हमको मार ही डालती। अजय इनकी कंप्लेंट लिख लो। चलिए। राधा माथुर, ये वही है ना मिस्टर शास्त्री नगर किडनैपिंग केस वाली? जी सर, उस किडनैपिंग में उनके बच्चे की जान गई। क्या वाकई राधा ने अथर्वा को देखा था? क्या अथर्वा जिंदा था? अथर्वा की यादें अब भी राधा के दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। वो एक ऐसे दर्द से जूझ रही थी जिसकी चुभन शायद ही किसी की समझ में आए। एक मां के लिए ये एक बड़े इम्तिहान की घड़ी थी, लेकिन सच शायद अब भी किसी पर्दे में छुपा था। हेलो, वो ग्रे जैकेट तुम्हारे बच्चे का फेवरेट जैकेट है ना? हाँ, हेलो, कौन बोल रहा है? तुम्हारा बेटा अथर्वा भी जिंदा है। आप कौन बोल रहे हो? हेलो हेलो हेलो। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. आज का ये केस आपके यकीन की बुनियाद को हिला देगा। एक अपहरण के 6 महीने के बाद आया फिरौती का कॉल। क्या राज था इसके पीछे? क्या वाकई अथर्वा जिंदा है? क्या सच में राधा ने उसे देखा है? तो फिर जिसे मृत अथर्वा मानकर अंतिम संस्कार कर दिया गया था वो कौन था? कई राज थे जिन पर से पर्दा उठना अभी बाकी था। आपने उस न्यूज़पेपर वाले को क्यों मारा? क्योंकि पागल है, इसका दिमाग खराब है। आपको यकीन नहीं आता तो इसके डॉक्टर से पूछ लीजिए। देखिए, हमने सवाल राधा से किया है, आपसे नहीं। बताइए। हमें उसमें एक नोट मिला था। क्या ये तूने लिखा है ना? ये उस न्यूज़पेपर में मिला था हमें। और इतना ही नहीं तो अथर्वा में पार्क में भी दिखा था, बस उसका चेहरा नहीं देख पाए हम। वो अथर्वा ही था। उसने अपनी फेवरेट जैकेट भी पहनी थी जिसपे हमने खुद ने अपने हाथों से उसका नाम लिखा था। किसी आदमी के साथ आया था, वो फिर वहां से चला गया। पर अथर्वा तो नहीं, अथर्वा जिंदा है। हमें कॉल भी आया था, उस आदमी ने भी हमें ये बताया कि अथर्वा जिंदा है। तुम्हारा बेटा अथर्वा भी जिंदा है। लेकिन ये कैसे मुमकिन? हमें तो अथर्व की लाश मिली थी। किसने मारा इसको? किसने मारा? चीनू। अथर्वा का किडनैपर चीनू अभी तक लापता है, लेकिन अथर्वा के कपड़े देखकर आप ही लोगों ने उसकी लाश की शिनाख्त की थी। हाँ, हमने उस बच्चे का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया था, लेकिन हमारा दिल तब भी नहीं माना था। हमने तो उस बच्चे के शर्ट, पैंट और कद काटे से अंदाज लगा दिया था, पर उस बच्चे का चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि कुछ पक्का नहीं कह सकते। वो जैकेट भी तो नहीं मिली। मैं कहती हूँ ताई जी मेरा अथर्वा जिंदा है। हाँ बेटा, मेरा अथर्वा जिंदा है। मैं कहती हूँ यकीन से मेरा। मृदुला जी, आप इन पर हाथ नहीं उठा सकती। हम अपनी बहू के साथ क्या कर सकते क्या नहीं ये आपसे नहीं सुनेंगे। ये आपकी पुलिस चौकी नहीं है, लेकिन ये हमारा घर है। इस तरह तुम किसी पे हाथ नहीं उठा सकती। समर कहाँ है? जब से अथर्वा गया है वो घर में रहते ही कहाँ है। आपने उसे बताया इन कॉल्स के बारे में? नहीं, हमने उन्हें कॉल के बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक है, आप वो नंबर हमें दे दीजिए। 6 महीने के बाद फिर से फिरौती का फोन आने पर इस केस में नया मोड़ आ गया। लेकिन क्या यह मुमकिन था कि कोई अपहरणकर्ता 6 महीनों तक खामोश रहे और फिर फिरौती की रकम की मांग करे?
इतने दिनों की खामोशी के बाद जैसे राधा की थमी हुई जिंदगी में तूफान उठ खड़ा हुआ, और ये तूफान महज एक संकेत नहीं था, इसके बहाव में बहुत कुछ बह जाने वाला था। समर, समर आप कहाँ थे? हाँ, मैंने आपको कितने कॉल किए, आपने फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? समर मैं क्या पूछ रही हूँ, आप कहाँ थे? हमने तुमसे कभी पूछा है कि पिछले 6 महीनों से तुम कहाँ थे? पूछा है कभी? हम तो घर पर ही थे। घर पर तो तुम थे, बस तुम्हारा दिल यहाँ नहीं था। तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड है ये नंबर। तुम्हारे ही नंबर से फिर रौती का कॉल आया था। इन लोगों को कैसे जानते हो तुम? सर मेरे आईडी पे ये नंबर, सर ना ये नंबर मेरा है और ना ही मैं जानता हूँ। मेरा यकीन कीजिए सर, इस किडनैपिंग और मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ सर, ये सारे आईडीज हमारे ही हैं, पर हमने ऐसे किसी भी पेपर पे ये नंबर नहीं लिया। 13 जुलाई को सुबह से शाम कहाँ थे? सर उस दिन मैं शहर में ही नहीं था, दिल्ली गया था अपने दोस्त की एक शादी में। सर मैं एक स्कूल टीचर हूँ, स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस थे, मैं वही थी। सर दोनों की बातें में कुछ सस्पिशियस नहीं लगा, लगता है कि सच बोल रहे हैं। तुम्हारा बेटा अथर्वा भी जिंदा है। अथर्वा मर चुका था। उसका अंतिम संस्कार खुद समर ने अपने हाथों से किया था। राधा ने भारी मन से इस सच को स्वीकारा था। क्या सच पूरी तरह बेनकाब हो गया था, या अब भी कुछ राज थे जो सामने आने बाकी थे? मुझे तुम्हारी बात का यकीन है, लेकिन उस कॉलर के बारे में तुम्हें पुलिस को नहीं बताना चाहिए था। अगर उस किडनैपर को पता चल गया तो राधा, तुमने फिर से वही गलती कर दी है। राधा की उम्मीदें बढ़ती जा रही थी। उसका मन आशा और आशंका से भरा हुआ था। दूसरी तरफ पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। वो छोटी से छोटी बात को भी बारीकी से टटोल रही थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई करीबी राधा की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। कहीं राधा किसी की नफरत का शिकार तो नहीं बन रही थी? पागल हो गए तुम? दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा? क्या बकवास कर रही हो? क्या अथर्वा जिंदा है? आपको तो खुश होना चाहिए समर। खुश होना चाहिए। सच तो यह है कि अथर्वा मर चुका है। हमने अपनी इन्हीं हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया है। राधा, जब से वो गया है तब से हम देख रहे हैं, एक बार भी पलटकर आपने उसकी तस्वीर नहीं देखी। पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए हैं आप। उसके दर्द में लिपटे हैं आप, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी कुछ हुआ है उसके जिम्मेदार आप हैं। हम जिम्मेदार हैं। ये मत भूलो राधा कि पुलिस को बताने का फैसला हम दोनों का था, सिर्फ हमारा नहीं। लेकिन उसे पार्क में अकेले भेजने का फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका था। एक काम करो बेटा, तुम पार्क चले आओ, डायरेक्ट खेलने। पापा लेकिन मैं अकेले जाऊंगा। मम्मी आ जाएगी तुम्हें पार्क में लेने के लिए। ओके। तुम ठीक कह रही हो। हमने खुद अपने बेटे को मारा है, मर चुका है वो। कि भगवान के लिए ये सब बकवास बंद करो कि वो जिंदा है। सर रवीना और प्रकाश के बारे में पता किया, दोनों सच कह रहे हैं। किसी ने उनके आईडीज और डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करके वो नंबर्स लिए थे 10 जुलाई को, और उस नंबर से सिर्फ राधा को फोन किया गया। पर कोई ऐसा करेगा क्यों? प्रकाश और रवीना के हिसाब से उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में अपने आईडीज किसी को नहीं दिए, तो फिर किडनैपर के पास उनके आईडीज कहां से आए, और वो चाहता क्या है? हेलो, बच्चा चाहिए जिंदा? तो आज भी रकम वही है, 15 लाख। कब और कहाँ वो मैं फोन करके बताऊंगा। और हाँ,
इस बार पुलिस को बताने की गलती मत करना, वरना इस बार मैं बच्चे को सचमुच मार डालूंगा। अरे ताई जी, आपने हमें क्यों नहीं बताया? क्योंकि हम जानते थे कि इस बात का तुम पर क्या असर होगा। इस पर असर होगा? असर तो हम सब पे हो रहा है, इसके साथ साथ हम सब पागल हो रहे हैं। देखिए, ये जो भी है, आप लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट करके फिरौती की रकम हासिल करना चाहते हैं। उसे पता है कि आप लोग फिरौती के लिए मान जाएंगे। आप लोग वो नंबर हमें दे दीजिए जिससे कॉल आया था। ये जो भी है राधा के आसपास का है, जो उसे अच्छे तरीके से जानता है। मिश्रा, राधा की सास मृदुला से उसके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे और पिछले 6 महीने में वो रिश्ते और बिगड़ गए। और वो राधा को पागल ठहराने की कोशिश भी कर रही है। राधा के साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं जिससे वो काउंसलिंग ले रही है। उससे हमें राधा की दिमागी हालत के बारे में पता लगेगा। एक माँ के लिए अपने बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता, और राधा ने तो अपने बच्चे को खोया है। वो इस हादसे से निकलने के लिए बाहर कोशिश कर रही है, लेकिन उसके लिए इतना आसान भी नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि राधा का अपनी सास से कैसा रिलेशन है? माफ कीजिएगा, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इतना तो बता सकता हूँ कि इश्यू जरूर है। हाँ बोलो। सर, राधा की सास समर के लिए रिश्ता देखने गई थी पंडित जी के पास। ठीक है, बुलाओ उन्हें थाने। हाँ, हम अपने बेटे की दूसरी शादी कराना चाहते थे क्योंकि राधा हमें बिल्कुल पसंद नहीं थी। हमें अपने घर के लिए घरेलू बहू चाहिए थी, ना कि राधा जैसी आधुनिक बहू। लेकिन हमारी जेठानी सुलेखा, उसे राधा बहुत पसंद थी, इसीलिए हमारी मर्जी के बिना उसने ये शादी तय कर दी। तो क्या वो राधा को जानती थी? नहीं, हमारा साझा कारोबार है और हमारी जेठानी के बीच में ये तय हुआ था कि फैक्ट्री वो संभालेंगी और घर को हम संभालेंगे। लेकिन धीरे धीरे वो घर पे भी कब्जा करने लगी। 4 साल तक हमारी बहू को कोई बच्चा न हुआ और फिर अथर्व हुआ और हमारी जिंदगी में एक खुशी की लहर आ गई। अथर्व की प्यार की वजह से हम अपनी नफरत को भी भुलाने लगे थे। हमारी जेठानी की शय पर राधा फैक्ट्री में काम करने लगी। अगर उस दिन वो काम पर नहीं जाती तो ये सब कुछ नहीं होता। और फिर आप लोगों को उसके अगवा होने की खबर देकर उसने और बड़ी गलती की। किडनैपिंग के केस में पुलिस को जल्द से जल्द इन्फॉर्म करना जरूरी होता है। उसका नतीजा देख चुके हैं हम। आप लाख दलीलें दे, लेकिन ये इल्जाम आप पर और राधा पर ही आएगा। तो अपनी इस नफरत के चलते आपने अपने पोते के नाम पर अपनी बहू को पागल बनाकर उससे छुटकारा पाना चाहते, ताकि आप अपने बेटे की दूसरी शादी कर सकें। देखिए, हम राधा से नफरत जरूर करते हैं, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसके लिए हमें अपने पोते के नाम का सहारा लेना पड़े। ठीक है, फिलहाल आप जा सकती हैं। मृदुला पे नजर रखो, पता करो कि हाल फिलहाल में ये किसी अनजान या सस्पिशियस आदमी के टच में तो नहीं आई है। और ये भी पता करो कि जब कॉल्स आए थे तब ये कहाँ थे। सर, हम जानते हैं कि अथर्व के जाने के बाद से हम तुमसे अच्छे से बात नहीं कर पाए, और तुम भी इन फोन कॉल्स के कारण काफी परेशान रहती हो। बच्चा गोद ले ले। गोद ले ले? मतलब हमारा बच्चा जिंदा होने के बाद भी हम बच्चा गोद कैसे ले? अथर्व मर चुका है राधा, और तुम इस सच्चाई को जितनी जल्दी मान लो उतना ही अच्छा है। राधा, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? कोई तुम्हारी भावनाओं के साथ गंदा मजाक कर रहा है। 6 महीने के अंधेरे के बाद मुझे एक रोशनी की किरण मिली है। अब उस किरण को मैं अंधेरे में खोने नहीं दूंगी। मैं अपना बच्चा वापस लेके रहूंगी, चाहे मुझे उसकी कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। यादों को पकड़ के रखोगी राधा, तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी तुम। आज मैं अथर्व की सारी यादें खत्म कर देती हूँ। अथर्व, अगर तुमने फिर से पुलिस को बताया
तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं बचेगा। हेलो सर, राघव बंसल। इस बार जिस नंबर से फोन आया था वो इसके नाम पे रजिस्टर्ड है। राधा के फैमिली के साथ कोई कनेक्शन नहीं। रावतपुर का रहने वाला है। पिछले साल लखनऊ शिफ्ट हुआ, वहाँ इसकी दुकान है। प्रकाश और रवीना की तरह इसकी आईडी को भी मिसयूज किया गया। मिश्रा, ये जो कोई भी है इतने आईडीज ला कहाँ से रहा है? अलग अलग लोग, अलग अलग लोकेशन। सर ये नंबर की लास्ट लोकेशन ट्रेस हो गई है। फोन शाहपुर से किया गया है। ठीक से देखो, उस तरफ चेक करो। वहाँ सर। सर, गोडाउन की तरह यहाँ भी कोई नहीं है और ना ही कोई क्लू है। सर, एक कॉलर बड़ा ही तेज है। ज्यादा तेज दौड़ने वाले अक्सर मुंह के बल गिरते हैं। साहब, यहाँ पर किसी को आते जाते देखा है? वाह, हाँ देखा है साहब। क्या देखा है? गाड़ी, बड़ी सी गाड़ी। बड़ी गाड़ी मतलब क्या, वैन, टेम्पो? हाँ टेम्पो। एक बच्चा बैठा था और चला गया। बच्चा? कैसा बच्चा? चेहरा देखा उसका? नहीं, 8-10 साल का बच्चा था, बैठा और चला गया। ठीक है, जा। सर, क्या राधा की बात सच हो सकती है? वो बच्चा अथर्व हो सकता है। तो मिश्रा, एक शराबी की बात पर भी कैसे भरोसा किया जाए? चलो। ये भी तो पॉसिबल है कि अथर्व की मौत का कोई सोची समझी साजिश के तहत फायदा उठाना चाहता है। हो सकता है। अब ये बात तो वही बता सकता है जिसने अथर्वा को आखिरी बार देखा था। कौन सा बच्चा साहब? हम समझे नहीं। जब डंडा अंदर जाएगा ना तो सब समझ में आ जाएगा। जिस बच्चे को तुझे गाड़ते हुए रंगे हाथों पकड़ा था उसकी बात कर रहे हैं हम, अथर्वा की। वो लाश अथर्वा की नहीं थी साहब, वो किसी लावारिस बच्चे की थी। तो फिर अथर्वा का क्या हुआ? चीनू ले गया उसे। सारा नाटक चीनू का रचा हुआ है साहब। उसको पैसे नहीं मिले थे तो भड़क गया था वो। तो ये बात तूने हमें पहले क्यों नहीं बताई? चीनू ने हमें आप लोगों से झूठ बोलने के लिए कहा था। उसके बदले वो हमारे परिवार की मदद करेगा, पर साहब उसने हमारे परिवार को पलट कर भी नहीं देखा। अब तक तो सिर्फ राधा ही थी जो अथर्वा के जिंदा होने का दावा कर रही थी, लेकिन अब समर ने भी फोन पर एक ऐसे बच्चे की आवाज सुनी थी जो काफी हद तक अथर्वा जैसी ही थी। ऊपर से बब्बन ने भी अपनी बात बदल दी थी। कल तक पुलिस बब्बन की गवाही पर और अथर्वा के घर वालों की शिनाख्त पर फार्म हाउस में मिली लाश को अथर्वा की लाश मान रही थी, लेकिन अब इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था कि अथर्वा सच में जिंदा था। क्या अपहरणकर्ताओं ने सही मौके की तलाश में इतना इंतजार किया था? पुलिस के लिए ये केस दिन ब दिन उलझता जा रहा था। झूठ कभी एक डाली पर नहीं टिकता। जहां फायदा हो वहां उछल कर चला जाता। अगर ये बब्बन एक बार झूठ बोल सकता है तो हो सकता है इस बार भी बोल रहा हो। लेकिन उसकी बात सच निकली तो? मिश्रा, पता करो कि उस दौरान किसी ऐसे बच्चे की मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखाई गई थी क्या, जो उम्र और दिखने में बिल्कुल अथर्वा जैसा लगता। अगर वो लाश अथर्वा की नहीं थी तो किसी की तो होगी। सर, मुझे तो अब भी ये विश्वास नहीं हो रहा कोई किडनैपर 6 महीने तक बच्चे को क्यों पाले। और अगर शराबी की बात माने, बच्चा खुद अपनी मर्जी से वैन में बैठा और चला गया। हो सकता है कि वो टेम्पो वाला उसका जान पहचान का। सर, शक तो अथर्व की फैमिली पे भी जाता है। हो सकता है असली मुजरिम परिवार में ही छुपा। बब्बन और चीनू के साथ कोई तीसरा भी मिला हुआ हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो निकम्मा जो राधा को बार बार फोन करके तंग किया करता था। अरे शांति, कैसे चल रही हो? जरा नीचे देख के चला करो। मिस यू। ये कचरा तुम्हें कहाँ से मिला? निखिल भैया के रूम से मिला कचरा। जब काम वाली ने हमें बताया कि वो कचरा उसे इसके रूम में से मिला था, तब हम फौरन इसके रूम में गए और देखा तो पेपर के बहुत सारे टुकड़े पहले से ही वहां पड़े हुए थे।
हमें तो पहले ही शक था कि अथर्वा की किडनैपिंग में तेरा हाथ है, लेकिन उस वक्त कोई सबूत नहीं मिला। चल अब सब सच सच बता। सर हम सिर्फ राधा को परेशान करना चाहते थे और इसीलिए हमने उसको वो नोट भेजा था बस। क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि हम राधा के जरिए अपनी माँ को चोट पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने हमें हमेशा समर से कम ही आका। अब तो उनके सगे बेटे हैं ना, लेकिन बिजनेस में भी उन्होंने हमेशा समर को आगे रखा। हम उनकी नजरों में हमेशा से बुरे बेटे थे। और अपनी इस नालायकी में तुमने अथर्वा को किडनैप किया और फिर उसका मर्डर कर दिया। अब तो उनके सगे बेटे हैं ना, लेकिन बिजनेस में भी उन्होंने हमेशा समर को आगे रखा। हम उनकी नजरों में हमेशा से बुरे बेटे थे। और अपनी इस नालायकी में तुमने अथर्वा को किडनैप किया और फिर उसका मर्डर कर दिया। नहीं सर, हमने ना ही अथर्वा को किडनैप किया और ना ही उसका मर्डर। हमने कोई राधा को फोन कॉल भी नहीं किए, बस राधा को पहला नोट भेजा था। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। हम सिर्फ अपनी माँ का प्यार पाना चाहते थे सर। लेकिन अथर्व के किडनैपिंग और मर्डर के बाद भी हमारी माँ पूरी तरह से समर की हो गई। अगर इतना ही दिमाग तुमने अपने बिजनेस में लगाया होता तो शायद आज तुम्हारी माँ तुम्हें भी पसंद करती। सर, निखिल के कॉलर रिकॉर्ड्स और लोकेशंस को वेरीफाई किया, कुछ गड़बड़ी नजर नहीं है। लगता है कि सच कह रहा है। निखिल का पहले भी उस किडनैपर चीनू से कोई कनेक्शन नहीं निकला था, तो फिर और कौन हो सकता है? सर वो 4 लोग जिनकी आईडीज पे वो फेक नंबर्स लिए गए, उनके सभी डिटेल्स को चेक कर लिया। सर सब लोगों में एक चीज कॉमन है। क्या? सर पिछले 1.5 साल में इन चारों ने लोन के लिए अप्लाई किया, अलग अलग जगहों पे और अलग अलग रीजंस। प्रकाश को चाहिए था लोन गाड़ी खरीदने के लिए, रवीना को होम लोन चाहिए था, राघव बंसल को एजुकेशन लोन चाहिए था अपने बेटे के लिए, और सानिया मल्होत्रा को पर्सनल लोन चाहिए था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से किसी को भी लोन नहीं मिला, सभी के एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गए। तो ये है कॉमन लिंक। इन सब के आईडीज उन लोन एप्लीकेशंस के साथ सबमिट की गई थी जो रिजेक्ट हो गई। मिश्रा पता लगा कि इन बैंक से रिजेक्टेड एप्लीकेशंस के साथ जो आईडीज होती हैं वो कहां जाती हैं, और उन बच्चों का क्या हुआ जो अथर्वा के साथ मिसिंग हुए थे? सर शाम तक फाइल्स आ जाएंगी। सर अथर्व के डिस्क्रिप्शन से मैच करता हुआ सिर्फ एक ही बच्चा है जो उस दौरान गायब हुआ, तो वो केस भी अब तक क्लोज नहीं हुआ है। सर नाम राहुल है, 14 जनवरी को विवेकानंद नगर से गायब हुआ था। मिश्रा, हो सकता है ये वही बच्चा हो जिसकी लाश हमें मिली थी, या फिर ये भी हो सकता है कि ये सब एक इत्तेफाक है। हाँ बोलो। क्या? सर राधा और समर दोनों गायब हैं। साहब कल शाम से दोनों गायब हैं। हमें तो बहुत चिंता हो रही है। वो घर से किस वक्त निकले थे? पता नहीं, पर हाँ साहब कल हमने उन दोनों को उन्हीं के कमरे में देखा था शाम को, करीबन 7-8 बजे। साहब हमारे सारे गहने भी चोरी हो गए। कल ही हमने बैंक से निकलवाए थे। आपने अपने सारे गहने घर पे लाके क्यों रखे थे? फिरौती के लिए। सब इनकी वजह से हुआ है। इन्होंने पैसे देने से मना कर दिया, इसीलिए हमें बैंक से गहने निकालने पड़े ताकि पैसों का इंतजाम हो सके, लेकिन वो भी चोरी हो गए। हमें तो लगता है ये सारे पैसे राधा और समर ने ही चोरी किए हैं। अगर राधा और समर ने फिरौती के लिए ये पैसे लिए हैं, तो मृदुला जी को क्यों नहीं बताया? वो तो तैयार थी। ये राधा और समर अचानक से कहां चले गए, और वो भी ज्वेलरी लेकर? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किडनैपर को फिरौती की रकम देने गए हो चोरी छिपे? सर उन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाया है। इसके अलावा वो 4 लोग जिनके आईडीज पे वो फेक नंबर्स लिए गए, उनके बारे में भी पता लगा। उन्होंने जिन कंपनी में लोन के लिए अप्लाई किया था वहां पे भी बात की, तो पता चला जिन लोगों के लोन रिजेक्ट होते हैं उन सभी के पेपर्स एक ही टेलीमार्केटिंग कंपनी को फॉरवर्ड होते हैं, बिग रीच। पता लगाओ कि इस कंपनी में किस किस को इन डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस मिलता है सर, और हमें इस चीनू को भी जल्द से जल्द पकड़ना होगा। हर पीसीआर, ट्रैफिक पुलिस और अपने खबरी नेटवर्क को फिर से अलर्ट करो। सर ये राधा और समर के कॉल रिकॉर्ड्स है। ये दोनों रेगुलर एक अननोन नंबर के टच में हैं, और वो नंबर पीसीओ का है। पता करो किस पीसीओ का है। सर मिश्रा, हमें समर के ऑफिस जाके उसके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में भी पता लगाना होगा। उसने अपने घर में चोरी अपने बच्चे के लिए की है या फिर कोई और बात है?
सर ये देखिए, पिछले 1 साल में जितना प्रोडक्शन हुआ है रिकॉर्ड्स के हिसाब से सेल उससे काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डबल। लेकिन प्रॉफिट जितना होना चाहिए उससे आधा है। क्या चल रहा है ये सब? सर मुझे कुछ नहीं पता, मेरा काम यहाँ पे सिर्फ फ्लोर मैनेज करना है, अकाउंट्स मैं नहीं देखता हूँ। चलो। अथर्व के किडनैपिंग के पहले से ही समर किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व लगता है। हो सकता है कि सब कुछ समर ने प्लान किया और राधा भी उसका साथ दे रही है। समर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इतना तो साफ है। हो सकता है इतने दिनों से राधा और समर उस पीसीओ वाले नंबर पर उसके डैपर चीनू से ही बात कर रहे हो। लेकिन सर कोई माँ बाप अपने ही बेटे की किडनैपिंग और मर्डर प्लान कर सकते हैं? सर एक मिनट। पीएसआई मिश्रा, ठीक है हम अभी आते हैं। सर जुगईपुर में गैबेंडन बिल्डिंग के पास पीसीआर ने चीनू को स्पॉट किया। इस बार बच के जाना नहीं चाहिए। देखो हर तरफ ठीक से। सर चलो। चीनू, इसका मतलब हमारा शक सही था। चीनू और बब्बन के अलावा कोई तीसरा भी इस केस में इन्वॉल्व। सर ये बता रहे थे यहाँ पे किसी को आते जाते देखा है। किसको देखा है? पहचान सकते हो? नहीं सर, शक्ल तो नहीं दिखा, लेकिन कोई औरत थी। औरत? सर ये औरत राधा हो सकती है। हो सकता है समर और राधा ने मिलकर पूरी प्लानिंग की, खुद गायब हो गए और चीनू को रास्ते से हटा दिया। सर ये कार्ड मिला, मोबाइल रिचार्ज का। मिस्टर, मोबाइल कंपनी से पता करो कि इस कार्ड से कौन सा नंबर रिचार्ज किया गया है। जरूर चीनू ने इससे अपना ही नंबर रिचार्ज किया होगा। सर चीनू के कॉल डिटेल्स आ गए। एक नंबर से वो रेगुलरली टच में, और राधा या समर नहीं। अथर्वा की किडनैपिंग में आप ही का हाथ था ना? हाँ, बस अब ये हम सारी बातें अपने अंदर नहीं रख सकते। क्यों किया आपने ऐसा? शायद अपनी झूठी अहंकार की वजह से। हमारे और मृदुला के पति के मरने के बाद हमने अपना बिजनेस अपने बलबूते पर खड़ा किया था और हमारा बिजनेस ठप होता जा रहा था। हमें पैसों की सख्त जरूरत थी और मैं ये भी जानती हूँ कि मृदुला के पास 10-12 लाख के गहने थे। वो गहने आप मृदुला से मांग भी तो सकते हैं। कैसे मांगती? मैं छोटी नहीं पड़ जाती उसके सामने? मृदुला अपने कहने, हमने बच्चे का किडनैपिंग का प्लान बनाया और हम वो गहने निकालने के लिए घर वालों को ये बताने ही वाले थे कि अथर्वा किडनैप हो गया है। पर उससे पहले समर और राधा ने पुलिस में अथर्वा की मिसिंग कंप्लेन कर दी। हम बहुत डर गए थे और इसीलिए हमने चीनू को फोन करके कहा कि वो अथर्वा को छोड़ दे। हमने कहा ना कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तुम अथर्वा को छोड़ दो। ए बुढ़िया, तुझे क्या मैं बेवकूफ लगा? एक तो तूने मुझे 1 लाख रुपए देने का वायदा किया और अपनी बात से अभी पलट रही है। देख, अब प्लान कैंसिल नहीं होगा। ये सब आपने हमें पहले बता दिया होता तो अथर्वा को ढूंढने में आपकी ये इन्फॉर्मेशन हमारे काम आ जाती। सर हमने कहा ना कि हम बहुत डर गए थे, पर हम कुछ कर पाते उससे पहले चीनू ने अथर्वा को तड़पा तड़पा के मार डाला। चीनू को कब मारा? 3 दिन पहले अथर्वा की किडनैपिंग और बाद में उसकी मौत को लेकर चीनू हमें फोन करके ब्लैकमेल करता रहता था। हमें पता था कि अथर्वा 6 महीने पहले ही मर चुका है और वो अथर्वा ही था जिसकी लाश बब्बन ने ठिकाने लगाई थी और जिसका अग्नि संस्कार खुद समर ने ही किया था। और अब लग रहा था कि वो चीनू ही है जो राधा को फोन करके और पैसे निकलवाना चाहता है। ये लोग कहीं उसकी बातों में आकर और पैसे ना दे दे, इसलिए हमने ही गहने चुराए। एक ही बार सारा पैसा लेकर सारा मामला खत्म करने के लिए वहां बुलाया। ये लो तुम्हारे पैसे, अब हमारा हिसाब खत्म, समझे? हमें अथर्वा की मौत का नजारा सामने आ रहा था। बदला लेने के लिए हमने चीनू को मार दिया।
चीनू के मरने के बाद भी राधा को फोन आ रहे थे। इसका मतलब कोई और भी ये खेल रहा है। पीएसआई मिश्रा, क्या? ठीक है। अथर्वा के जिंदा होने की खबर से कहीं ना कहीं सबको खुशी मिली थी और सब उस तक पहुंचने का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि अथर्वा मर चुका था और बब्बन ने भी अपनी सजा कम करवाने के लिए पुलिस से झूठ कहा था। ये केस तो साफ हो चुका था लेकिन खत्म नहीं हुआ था। अब भी कई सवालों के जवाब बाकी थे। पुलिस अब भी उस इंसान की तलाश में थी जो राधा के दुर्भाग्य का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारा बेटा अथर्वा भी जिंदा है। आखिर कौन था वो? बताता हूँ साहब, बताता हूँ। बोल। मैं लोगों को आईडी प्रूफ देता था साहब। किसको? साहब वो साइकोलॉजिस्ट उमेश बख्शी को साहब। अरे आप लोग गुस्सा अभी बताते, तलाशी हो। सर, ये उनमें से एक नंबर है जिससे राधा को फोन किया गया। मतलब हो ना हो ये तीनों नंबर भी वही हैं। ना खुद को बचाने की कोशिश करना, ना झूठ बोलना, वरना तुझे इतने शौक दूंगा कि तेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। बोल। हाँ, मैं समझ गया था कि राधा अपने बच्चे को दोबारा पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए मैंने उसे मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। हेलो, तुम्हारा बेटा अथर्वा भी जिंदा है। अथर्वा! अथर्वा! राधा ने अपने काउंसलिंग के दौरान मुझे जो कुछ भी कहा मैंने उसके खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जब तूने राधा की कहानी सुनी तो तुझे लगा कि उससे पैसे ऐंठना तेरे लिए आसान हो जाएगा। मैं अपने मकसद में कामयाब भी हो जाता अगर आप लोग बीच में ना आते तो। इंसान को कामयाबी मेहनत से मिलती है, किसी को धोखा देकर या अपराध करके नहीं। अब अपनी बाकी की प्रैक्टिस जेल में करना। लेके चलो इसको। सॉरी सर। सर, पीसीआर से रिपोर्ट आई, समर और राधा को आजाद नगर में देखा गया। क्या हो रहा है सब? हाँ? पकड़ो इन सबको, किसी को मत छोड़ना। जाओ, पकड़ो, लेके जाओ सबको। ये क्या करने जा रहे थे आप लोग? अपनी किडनीज बेचने जा रहे थे? सर, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था सर। फिरौती वाले पैसे मांग रहे थे और उनको देने के लिए कुछ नहीं बचा था सर हमारे पास। अथर्वा को कैसे लाते हम लोग सर? अब आप कुछ भी कर लें, अथर्वा को कभी वापस नहीं ला पाएंगे। वो सचमुच मर चुका है। हमें यह भी पता लग गया है कि उसका किडनैप किसने किया था। किसने सर? बहुत पुरानी कहावत है कि अपने दुख को अपने मन के अंदर ही रखें, क्योंकि कई बार लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और फिर यह भी एक कहावत है कि दुख बांटने से ही कम होता है। तो फिर किस कहावत को सही माना जाए? कहावत चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन समझना यह जरूरी है कि जिंदगी में किसी भी मोड़ पर इतने कमजोर ना पड़े कि किसी अपराध के चंगुल में फंस जाए, क्योंकि अपराध उन्हीं को अपने शिकंजे में लेता है जो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। आखिर राधा ने इस सच को मान लिया कि अथर्वा जा चुका है हमेशा के लिए। राधा ने और समर ने मिलकर एक बच्चे को गोद लेकर अपनी जिंदगी को फिर से आगे बढ़ाने का सही फैसला लिया है। सुलेखा अपने झूठे अहम को स्वाभिमान का नाम देकर एक ऐसे अपराध में शामिल हो गई कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। उसकी एक भूल ने न सिर्फ उसके घर को उजाड़ दिया, बल्कि उसे जेल की काल कोठरी तक पहुंचा दिया। बुरे वक्त में हम सब टूटकर बिखरते हैं, लेकिन जितनी जल्दी हम अपने आप को समेट लें उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।